बच्चों, आज हम लोग डिफाइन करेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। उन अच्छे पॉइंट्स का स्टडी करेंगे और देन ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर जाएंगे। प्रेशर फाइंड आउट करने का फार्मूला लेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जिनको सॉल्व करेंगे। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि क्या डिफरेंस है डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में। सो फर्स्ट डिफरेंस एज ए डेफिनेशन ही ले लेते हैं, जैसा एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था। फॉर डिफ्यूजन यानी विसरण प्रोसेस के लिए बच्चों हम लोगों ने देखा कि यहाँ किसी भी प्रकार के कोई मेम्ब्रेन का यूज नहीं करते हैं और जो हायर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है उसके मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन की ओर अभिगमन करते हैं। यानी ये फ्लो है जो हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस है उसके मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस की ओर। तो अब यहां से पहला पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि अधिक सांद्रता वाले विलयन के अणु कम सांद्रता वाले विलयन के अणुओं की ओर जब प्रवाहित होते हैं तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। यानी हायर कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है वो लो कंसंट्रेटेड की तरफ है, और डायग्राम में मैंने समझाया आपको। यहाँ जब ऑस्मोसिस के लिए करते हैं तो जस्ट डिफ्यूजन का अपोजिट होगा बच्चों। यहाँ तो सबसे पहले हमें मेम्ब्रेन की जरूरत है और जो कनेक्टिंग टी है उसमें एसपीएम लगाते हैं। एसपीएम की हेल्प से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स की ओर फ्लोरेटरी होते हैं। तो यहां पर डिफाइन करेंगे कि कम सांद्रता वाले जो विलयन के अणु हैं उनका प्रवाह इस एसपीएम द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन के अणुओं की ओर होता है। यानी लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स एसपीएम की हेल्प से फ्लोरेटरी होते हैं हायर कंसंट्रेशन की तरफ। नाउ नंबर 2 पॉइंट्स का डिस्कशन कर लें जो कि फर्स्ट से ही हमें मिल रहा है। क्या कि जो यहाँ पर ऑस्मोसिस का प्रक्रम है ये एसपीएम के द्वारा पूर्ण किया जाता है, यानी एसपीएम की हेल्प से पूर्ण होता है। और जो डिफ्यूजन है वहां पर हमने कोई भी एसपीएम नहीं ली है, तो कह सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए एसपीएम की आवश्यकता नहीं है। नो प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, नो नेसेसरी नीड ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और जब यहां ऑस्मोसिस के लिए कहते हैं देन एसपीएम इज नेसेसरी। अर्धपारगम में झिल्ली बहुत ही आवश्यक है और उसकी उपस्थिति में ही परासरण की क्रिया पूरी होती है। नाउ डिस्कस करें इसके थर्ड पॉइंट का। तो डिफ्यूजन के कोई टाइप नहीं है बच्चों, नो टाइप्स। और जबकि ऑस्मोसिस को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था और ये टाइप्स आपको मिले थे एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। मीन्स बहिपरासरण और अंतःपरासरण, ये 2 टाइप्स हैं आपको जो ऑस्मोसिस से रिलेटेड मिलते हैं, जबकि डिफ्यूजन का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। नाउ फोर्थ पॉइंट, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल कंडीशन, यानी इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर ये अगला पॉइंट है जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ, कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है बच्चों ये गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है। यानी ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके लिए विसरण का प्रोसेस हो सकता है। और अभी एग्जांपल भी देते हैं। जबकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस बच्चों केवल लिक्विड के लिए ही होता है, यानी यह प्रोसेस केवल द्रव पदार्थों के लिए ही लागू होता है। अब मैंने कहा डिफ्यूजन की एग्जांपल्स ले लें। सपोज दैट रूम में एक कॉर्नर पर एक अगरबत्ती लगा दी जाए तो उसकी स्मेल धीरे धीरे हम पाते हैं कि पूरे रूम में फैल जाती है। या रूम में कहीं रूम फ्रेशनर्स का इस्तेमाल किया जाए तो देख पाते हैं धीरे धीरे उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। और इसी तरह से परफ्यूम्स का अगर एग्जांपल ले लें, अगर थोड़ा सा भी परफ्यूम स्प्रे करें तो हम पाते हैं कि उसकी स्मेल चारों ओर फैल जाती है। तो ये सभी एग्जांपल्स
आपके डिफ्यूजन प्रोसेस के बेस्ट एग्जांपल्स होंगे। और अगर हम चले एक एक्सपेरिमेंट में, तो जो ग्राहम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है स्टेट ऑफ मैटर में, वो कहीं ना कहीं इस डिफ्यूजन प्रोसेस पर ही बेस्ड है, और वहां ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन के साथ डिफ्यूजन दिखाया गया है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो डिफ्यूजन पर बेस्ड हैं, बट यहाँ अभी या सोल्यूशन टॉपिक में हम लोग एक्सपेरिमेंट में नहीं जा रहे हैं, केवल इनको डिफरेंस के रूप में पढ़ रहे हैं। तो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो तीनों अवस्थाओं के लिए लागू होता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड के लिए, जबकि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो केवल लिक्विड्स के लिए। तो ये थे कुछ आपके बेस्ट डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जानते हैं क्या है, और फिर इससे रिलेटेड इसका फार्मूला। तो आइए जान लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। इसे परासरण दाब कहते हैं, और इसका रिलेशन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म से ही है। और इसको डिफाइन करते हैं एक ब्रीफ एक्सपेरिमेंट से, और देन लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सपोज दैट इस इक्विपमेंट्स में कोई लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया गया है, और जबकि इंटरनल अपर्चर में हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भरा हुआ है, और यहाँ एसपीएम लगाई गई है। ये एसपीएम है, ये आपका एक्सटर्नली लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, यानी कम सांद्रता का विलयन है। और इंटरनली यहाँ जो फ्लूइड भरा है वो है हायर कंसंट्रेशन का या अधिक सांद्रता का। अब जब हम डेफिनेशन की ओर जाते हैं, तो बच्चों हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, कम सांद्रता वाले विलयन के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन के अणुओं की ओर एसपीएम के द्वारा अभिगमन। तो अगर हम यहाँ इस मैकेनिज्म को देखें, तो जो लोअर कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल एंटर्ड होगा हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स की ओर। तो कहीं ना कहीं जब ये प्रोसेस होगा, तो इस फ्लो की वजह से ये जो मेम्ब्रेन लगी हुई है, जिसे मैंने एसपीएम नॉमिनेट किया है, अर्धपारगम्य झिल्ली कह रहे हैं, ये एसपीएम इस पर बेस्ड है, और ये एसपीएम पर ही ये फ्लोरेटरी है आपका लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो जब पास आउट होगा, तो इस एसपीएम पर कोई ना कोई प्रेशर क्रिएट करेगा। तो एसपीएम पर लगने वाला या क्रिएट किए जाने वाला जो प्रेशर है, उस प्रेशर को डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, और जनरली प्रेशर को P से सिंबलाइज करते हैं। तो आइए लेते हैं इसकी एक ब्रीफ डेफिनेशन और जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो बच्चों डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन किया गया है। हम लोग यहाँ जो डेफिनेशन ले रहे हैं वो बर्कले हार्टले प्रोसेस पर बेस्ड है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ इसको डिफाइन करते हैं। देन किसी विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसका एक्सटर्नल प्रेशर का वह लोवेस्ट वैल्यू यानी न्यूनतम मान है जो उस विलयन पर लगने से विलयन यानी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट यानी विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रहने के बाद भी उस ऑस्मोसिस को नहीं होने देता, यानी परासरण को नहीं होने देता है। Osmotic pressure of a solution is that minimum external pressure which must be applied on the solution to prevent the osmosis between solution and solvent separated by a SPM. The then phenomenon is known as osmotic pressure. तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने के कौन कौन से लॉ हैं, मीन्स परासरण दाब के नियम, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। It is given by J.H. Wundt, scientist, and basically converted on two categories named Law, Bayes and Charles, but also defined as a Wundt law. जो जब स्टेट ऑफ मैटर हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ किसी सब्सटेंस के लिए, स्पेशली गैसियस सब्सटेंस के लिए,
बायल और चार्ल्स लॉ की स्टडी किए थे। बट यहां जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं इन लॉ की, तो वो वन हाफ फैक्टर्स के फॉर्म में इनका स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर रिलेटेड हैं, बट कुछ कंडीशंस हैं जो बेस्ड हैं उन पर। तो आइए जान लेते हैं कि क्या है बायल वन हाफ लॉ। बायल वन हाफ लॉ, बायल वन हाफ नियम। According to this law, first clue, at constant temperature, तो डिफाइन करें स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। बच्चों ये डेफिनेशन आपको मिलती है बायल वन हाफ लॉ की। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर कंसंट्रेशन। अब यहां दो चीजें हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर इसको हम सिंबल में कन्वर्ट करें, मैथमेटिकली सिंबल्स लें, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं P से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लिखते हैं C से। देन ये रिलेशन हुआ आपका यहां P प्रोपोर्शनल टू C एट कांस्टेंट T। बच्चों स्थिर ताप पर ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ होता है। तो इसमें बच्चों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और अगर यहां हम कांस्टेंट ले लें देन P इक्वल्स टू K इंटू C एंड हियर K equals to constant, and it is denoted by question number 2. Suppose that 1 mole of solute is dissolved in V liter of solution, यानी 1 मोल विलेय पदार्थ का अगर V लीटर आयतन में घुला है, देन हम इसी रिलेशन को व्यक्त कर सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू 1/V, और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। या बच्चों इसको लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू K, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से ये बायल वन हाफ लॉ का रिलेशन कंप्लीट होता है। और अब चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि चार्ल्स वन हाफ लॉ की क्या कंडीशन है। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट चार्ल्स वन हाफ लॉ। चार्ल्स वन हाफ की कंडीशंस में कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करते हैं, यानी सांद्रता को स्थिर कर देते हैं, और कंसंट्रेशन को C से डिनोट करते हैं, देन C इज कांस्टेंट। तो स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उस विलयन के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के मींस परम ताप के समानुपाती होता है। एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को लिखते हैं P से, देन एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिनोट करते हैं T से। रिलेशन फार्मूला जाएगा P प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट C, यानी सांद्रता को यहां हमने स्थिर कर दिया है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट डिराइव करते हैं। या इसे हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू K इंटू T, और जहां K क्या है, देन स्थिरांक है या कांस्टेंट है। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड ये 2 लॉ कंप्लीट किए हम लोगों ने, बायल्स वन हाफ एंड चार्ल्स वन हाफ। अब इन दोनों रूल को कंजुगेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं और उस इक्वेशन को जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर
फाइंड आउट करने के इक्वेशन के रूप में। तो बच्चों इस इक्वेशन को जानते हैं हम लोग वांट हाफ इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी विलयन के लिए वांट हाफ समीकरण के रूप में। और वास्तव में ये बायल वांट हाफ और चार्ल वांट हाफ लॉ, इन दोनों का कंजुगेटेड फॉर्म है। जैसे हम लोगों ने गैसियस इक्वेशन को डेराइव किया था, वैसे ही यहाँ सॉल्यूशन के नेचर को, ऑस्मोटिक प्रेशर की कंडीशन को डिनोट करने के लिए वांट हाफ द्वारा इसे डेरिवेट किया गया। तो आइए दोनों कंडीशन से इसे समझते हैं कि फाइनली क्या यहाँ इक्वेशन प्राप्त होती है। देन फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बायल्स want half law, we know that relation is created between P and C. So P is directly proportional to C at constant T. It is equation number first. स्थिर ताप पर किसी पदार्थ का, किसी विलयन का जो परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वह उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। यह पहली कंडीशन है बायल वांट हाफ नियम से। जबकि दूसरी कंडीशन मिलेगी बच्चों अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वांट हाफ लॉ से, और ये रिलेशन कंडीशन मिलेगी आपको P प्रोपोर्शनल टू T से एट कांस्टेंट C। बच्चों यहां सांद्रता को स्थिर किया गया है, यानी स्थिर सांद्रता पर। तो डेफिनेशन हो जाएगी कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। तो अब ये दो कंडीशंस तो यहां मिले हमें बायल्स और चार्ल्स लॉ से। अब इन दोनों के आधार पर समीकरण 1 व 2 को अगर संयुक्त कर दें, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन जब कंजुगेट करेंगे तो रिलेशनल फार्मूला मिलेगा P प्रोपोर्शनल टू C इंटू T, जो कि इसका संयुक्त रूप होगा। सो P प्रोपोर्शनल टू C इंटू T, ये इसका संयुक्त समीकरण होगा रिलेटेड इक्वेशन का। अब बच्चों यहां इसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए P इक्वल्स टू C इंटू S इंटू T। जो S लिया है यहां वो कांस्टेंट है सॉल्यूशन के लिए। सो यहां इस रिलेटेड कंडीशन में P इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी बच्चों परासरण दाब, C इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी शॉर्ट सिंबलाइज करें तो सांद्रता कह सकते हैं, और S के लिए मैंने कहा ये है सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट, या इसे विलयन स्थिरांक कह सकते हैं, विलयन स्थिरांक। जबकि कॉमन कांस्टेंट को हम लोग K से लिखते हैं, बट यहां इस चैप्टर के लिए सॉल्यूशंस के साथ में जब हम स्टडी करेंगे देन इस कांस्टेंट को S से डिनोट करेंगे, और T इक्वल्स टू टेम्परेचर, और ये बच्चों ताप के रूप में जाना जाता है। तो अब ये जो इक्वेशन मिली इसमें से C का रिलेशन समझते हैं। क्या होगा? यू नो दैट C इक्वल्स टू N अपॉन V। ये एक स्पेशल रिलेशन यहां से मिल रहा है आपको। ये जो मोलों की संख्या है और उसमें से उसका जो वॉल्यूम है, अगर ये डिवाइड कर दें देन हमें C उसकी कंसेंट्रेशन पता चल सकती है। तो अभी यही फार्मूला हम लोग इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं कि P इक्वल्स टू N अपॉन V इंटू S इंटू T। इट इज इन द रिलेशनल फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। और यही रिलेशन
इस फॉर्म में भी दर्शा सकते हैं कि P इंटू वी इक्वल्स टू एन डॉट एस टी से। ये आपका रिलेशनल फार्मूला हुआ PV इक्वल्स टू NST से। और ये अगर देख लें बच्चों तो आइडियल गैस का होमोफोनिक इक्वेशन मिल रहा है PV इक्वल्स टू NST। वहां हम लोगों ने पढ़ा था PV इक्वल्स टू NRT, और R जो कंडीशन अप्लाइड की थी वो थी गैस कांस्टेंट के लिए। बट यहाँ जब हम सोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सोल्यूशन के कांस्टेंट को S फॉर्म में डेरिवेट करते हैं। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज वांट्स हाफ इक्वेशन। तो ये जो वांट हाफ इक्वेशन मिली, आपको कई क्वेश्चन वेरिएशन बेस्ड भी मिल सकते हैं जहां क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बताई जाएगी और उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया जाएगा। आप पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं कि जो n का वैल्यू है वो W/m से कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये अगर वैल्यू शिफ्ट करें n के लिए, देन आपको फाइनल फार्मूला PV इक्वल्स टू W/m इंटू ST के रूप में भी मिलेगा। और यही आपका परासरण दाब ज्ञात करने का मेन फार्मूला है। इसी से हम लोग न्यूमेरिकल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। तो अब चलते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स की ओर और लेते हैं एक अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10 dm³ यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ R का वैल्यू दिया इसने 0.082, और अगर फुल वैल्यू इसकी लिख दें देन 0.0821 तक जाती है। यूनिट है इसकी लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। और ये वैल्यू आपको लर्न करनी होगी, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में भी हम लोग इसको पढ़ के आए हैं। जो वैल्यू R के लिए है वही यहाँ इस इक्वेशन के लिए है, PV इक्वल्स टू N डॉट ST, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट की थी। तो यही इक्वेशन हम लोग बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, PV इक्वल्स टू N डॉट RT, जबकि ये आइडियल गैस इक्वेशन के रूप में जानी जाती है। तो जैसा क्वेश्चन में दे रहा है उस तरह से वैल्यू आप पुटअप कर लें। चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। और सबसे जरूरी बात कि ये जो टर्म है यहाँ पर, ये कई बार क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट वे पर मिल सकता है। जैसे 10 dm जो लिखा है वो डायरेक्ट लैंग्वेज में डेसीमीटर क्यूब के फॉर्म में लिखा जाएगा, और कई बार ये आपको क्वेश्चन में m/10 के फॉर्म में लिखा मिलेगा, या कई बार इसे डेसीमोलर के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो बच्चों इनमें से रिलेटेड कोई भी लैंग्वेज आपको मिल जाए, हमें सॉल्विंग इसी तरह से देनी है जैसे हम लोग करने चलते हैं। तो पेशेंस रख के जरा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट होकर के इनको सॉल्व करेंगे। जरूरी है आपको फार्मूला आना चाहिए, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम में आते ही हैं। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या क्या यहाँ गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले टेम्परेचर देख लेते हैं। T को लिखते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, और बच्चों इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 273 ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये टेम्परेचर आपको यहाँ से मिल जाएगा 300 केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हुआ। अब इसके बाद आते हैं यूरिया पर, और उसका मॉलिक्यूलर वेट जान लेते हैं, M ऑफ यूरिया। बच्चों यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, और इसके अकॉर्डिंग आप वेट कैलकुलेट कर सकते हो। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1/2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, देन नाइट्रोजन 14 एंड हाइड्रोजन 1/2। और इस तरह से 16 प्लस 28 प्लस 16, और टोटल करेंगे तो यम ऑफ यूरिया बच्चों मिल जाएगा 60। अब आप चाहें तो इसको लर्न कर लें यहाँ से कि यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट है एम ऑफ यूरिया 60 होता है। तो या तो लर्न कर लीजिए, और यह निकालने का तरीका मैंने बता दिया, आप सॉल्व करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब तो यम हो गया हमारे पास। अब इसके बाद एन की वैल्यू जब डिनोट करते हैं तो n इक्वल्स टू
1/10, यानी फाइनली अगर इसको हम डिनोट करें देन ये वैल्यू आपको 0.1 मिलेगी। और अब फाइनली इस वैल्यू को पुटअप करें इक्वेशन पर, बिकॉज n/v फार्मूला यूज करेंगे, देन फाइनली फार्मूला होगा p = n/v × st। और अब चलते हैं इसकी वैल्यूज पर और वैल्यू पुटअप करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये वैल्यूज जाएंगे p = 1/10 × 0.0821 × 300, 0 to 0 कैंसिल आउट करेंगे, देन फाइनली p = 0.0821 × 30। और बच्चों अब यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, देन नियर अबाउट 2.46 atm का ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा था कि इस यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो ये वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही इस यूरिया सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। एक और बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन में कई सारे टर्म्स हैं जो इंडिविजुअल हैं, तो इनको देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है, जबकि R का वैल्यू दिया है। बच्चों ने पहले क्वेश्चन में क्लियर किया कि जो R का वैल्यू है वो सोल्यूशन कांस्टेंट के लिए सेम होगा, तो R रख लीजिए या यस रख लीजिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा हो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दीजिए। सो अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज containing 0.45 gram in 250 ml of water was prepared at 0 degree Celsius. What is its osmotic pressure? और R का वैल्यू दिया है 0.0821 लीटर atm पर डिग्री पर मोल। क्वेश्चन में जैसा दिया है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूट सब्सटेंस की क्वांटिटी को लिखते हैं। बच्चों सॉल्यूट है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की क्वांटिटी स्मॉल w से लिखी जाएगी, और ये है आपकी 0.45 ग्राम, जबकि जो सॉल्यूशन रेडी हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, वो हो रहा है आपका 250 ml में। तो सबसे पहले तो ml को लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे देन 250 अपॉन 1000 कर देंगे, बिकॉज 1L = 1000 ml। तो यहां से आपको V का वैल्यू मिलेगा 0.25L। ये आपके लिए V का मान मिला है। यहां से W हो ही गया, और ग्लूकोज के लिए M, ग्लूकोज का फार्मूला लिखते हैं बच्चों, M ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। रिलेटिव इक्वेशन देंगे 6 × 12, 1 × 12, 6 × 16, और इसका टोटल करेंगे तो 180 आ जाएगा। ऐसे ही आप लर्न कर लीजिए कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट M का वैल्यू 180 होता है। अब बचा N कैलकुलेट करने के लिए, तो N के लिए फार्मूला यूज करते हो W/M। तो W की क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दी है इसने 0.45 अपॉन M अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने 180, और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर मिलेगा 0.0025, जो कि N का आंसर होगा। अब देखिए बच्चों, यहां से हमारे पास लगभग सारे वैल्यूज हो गए। चलते हैं इसके साथ इन वैल्यूज को लेकर के फार्मूले पर, और फार्मूला यूज करते हैं PV = N.ST या PV = N × RT। सेम वैल्यूज हैं यस या R के। अगर वैल्यूज यहाँ पुटअप करें और V को रख लें तो P के लिए फार्मूला हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे यहाँ। देन P का केस फार्मूला होगा P = W/M × V × S × T। और टेम्परेचर बच्चों क्वेश्चन में आपको दिया ही है इसने 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कुछ नहीं होता है, ये मत मानिए कि 0 डिग्री का मतलब हमें वैल्यू नहीं रखनी है।
वहां 0 के लिए भी हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जो दिया है आपको उसी में से आप 273 ऐड कर दीजिए, देन ये आपको मिल जाएगा केल्विन टेम्परेचर में। तो टी का वैल्यू ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करें, देन P इक्वल्स टू W/m कैलकुलेट कर लिया है। n का डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो यानी इस इक्वेशन पर। तो अगर इक्वेशन पर वैल्यू पुटअप करोगे n के लिए तो n की वैल्यू है आपकी 0.0025 इंटू s का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.0821 इंटू t का वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया केल्विन में 273 और m का वैल्यू दे करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इसका n, और देन v जब लाएंगे अपॉन में तो v के लिए आप लोगों ने v का वैल्यू लीटर में चेंज किया है 0.25। और इस तरह से बच्चों जब इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे देन यहाँ से p का वैल्यू मिलेगा आपको P इक्वल्स टू 0.22 और ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो एट लास्ट बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आंसर के रूप में यहाँ से P का वैल्यू मिलेगा P इक्वल्स टू 0.2218 और ये था आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने का तरीका। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। प्रैक्टिस करिए, ये फार्मूले माइंड सेट कर लीजिए। जितने भी इनके इंसेंटिव केस दिए मैंने आपको, वो चाहे n से रिलेटेड हो चाहे p से रिलेटेड हो या इस ऑस्मोटिक प्रेशर के 1/2 इक्वेशन से रिलेटेड हो, तो लॉ और साथ साथ ही इक्वेशन अगर हम तैयार कर लें और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लें, देन ये वैल्यूज हैं जिनके थोड़े से इंटरचेंजेज हैं, इनको करके हम ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी वे पर सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ।